लैला की कामयाबी बिजली की रफ्तार से दौड़ रही थी। कई सारे डायरेक्टर्स उसके साथ काम करना चाहते थे, इसलिए उसके पास स्क्रिप्ट्स का ढेर लगा हुआ था और लैला भी इस इंडस्ट्री का हिस्सा बन जाने का ये मौका छोड़ना नहीं चाहती थी। इसलिए आज सुबह से ही लैला अंशुमन के घर पर बैठी कुछ फिल्मों की स्क्रिप्ट पढ़ रही थी। लैला के चेहरे पर एक कॉन्फिडेंस था। इस तरह का तेज हर किसी के चेहरे पर नहीं होता। उसे इस तरह काम करते हुए देखकर अंशुमन ने थोड़ी मस्खरी करते हुए कहा, वाह भाई, मतलब अभी इतनी बड़ी हीरोइन बन गई हो कि हमारे लिए तो वक्त ही नहीं है आपके पास। ये सुनकर लैला ने हल्का मुस्कुराते हुए कहा, अरे तुम्हें ही तो मेरे सपने पूरे होते हुए देखने थे। अब सक्सेसफुल हीरोइन बनना है तो इतना काम तो करना पड़ेगा। अंशुमन ने कहा, बात तो सही है, लेकिन ऑडियंस को खुश नहीं करोगी तो तुम्हारी फिल्म देखेगा कौन। और इतना कहकर अंशुमन लैला को पकड़ने हुआ ही था कि तभी अंशुमन के घर की बेल बजी। घर पर काम करने वाले एक नौकर ने दरवाजा खोला ही था कि तभी बहुत सारे लोग एक साथ घर में आ धमके। अंशुमन ने एक नजर दरवाजे की तरफ देखा तो फॉर्मल कपड़े पहने हुए कुछ लोग अंशुमन के लिविंग रूम में खड़े थे। ये देखकर वो थोड़ा सहम सा गया। वो कुछ कह पाता उसके पहले ही उनमें से एक आदमी ने अपना आई कार्ड दिखाते हुए कहा, हम लोग EOW से आए हैं। इसका मतलब तो आप जानते होंगे अंशुमन जी। ये सुनकर अंशुमन के माथे पर पसीना आ गया। उस ऑफिसर ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, नहीं पता हो तो बता देता हूँ, इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग। घर की तलाशी लेनी है हमें। इतना कहना हुआ ही था कि इस ऑफिसर के साथ आए करीब 10 लोग घर में अंदर घुसते ही चले गए। उनमें से एक ने टेलीफोन का तार निकाल दिया तो दूसरे ने अंशुमन और लैला के फोन जब्त कर लिए। पूरे घर की बेरहमी से तलाशी ली जा रही थी और अंशुमन बस चुपचाप खड़ा था। यहाँ लैला को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने अपनी आवाज तेज करते हुए कहा, अरे आप ऐसे बिना किसी परमिशन के अंदर कैसे आ सकते हैं। इस पर उस ऑफिसर ने अपनी जेब से एक कागज निकालकर दिखाते हुए कहा, वारंट है हमारे पास और अगर इस इन्वेस्टिगेशन में किसी भी तरह की दखल देने की कोशिश की तो सीधे अरेस्ट कर लिए जाएंगे। इसलिए प्लीज कोऑपरेट विद अस। सारे घर के फोटोज लिए जा रहे थे। घर को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई तूफान अभी अभी यहाँ से होकर गुजरा हो, मगर लैला इस बात से बेखबर थी कि तूफान तो अभी उसकी तरफ ही बढ़ रहा था। अगली सुबह न्यूज़ चैनल पर लैला और अंशुमन के फोटोज दिखाए जा रहे थे और हेडलाइंस कुछ इस तरह की थी, फिल्म एक्ट्रेस लैला के प्रेमी अंशुमन रजावत के घर पर पड़ा EOW यानी इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग का छापा। सूत्रों से पता चला है कि घाटकोपर में जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम अंशुमन की कंपनी ने किया था, वो ज़मीन उन्हें इल्लीगली बेची गई थी। इकोनॉमिक फ्रॉड का मामला अंशुमन पर दर्ज हो चुका है और उन्हें उनके घर से ही अरेस्ट कर लिया गया है। और सभी को पता है कि गेहूं के साथ घुन तो पिसता ही है। जिस वक्त ये छापा अंशुमन के घर पे पड़ा तब लैला भी उनके साथ ही थी। यह लैला की कामयाबी का नशा है या अंशुमन के साथ उनके कुछ और भी संबंध है, जानेंगे हमारी अगली रिपोर्ट में। लैला का नाम अंशुमन के साथ जुड़ने पर न्यूज़ रिपोर्टर्स बात का बतंगड़ बनाने में ज़रा भी कसर नहीं छोड़ रहे थे। लैला अब भी पूरे मामले से बेखबर थी। वो नहीं जानती थी कि अंशुमन ने क्या किया था, मगर वो इतना जानती थी कि अंशुमन को अभी लैला की सख्त ज़रूरत थी। इस वक्त लैला EOW के ऑफिस के बाहर खड़ी थी।
वो कभी भी इस तरह के ऑफिस में नहीं गई थी, मगर इस वक्त हो रही बेचैनी उसे कोई भी कदम उठाने की हिम्मत भी दे रही थी। ऑफिस में अंदर जाते हुए लैला को देखकर उस सरकारी दफ्तर में हलचल मच गई थी। इतनी बड़ी हीरोइन ईओडब्ल्यू की ऑफिस में, वो भी अकेली। ये बात वहाँ मौजूद हर आदमी को हैरान कर रही थी, मगर लैला के सर पर तो जैसे कोई धुन सवार थी। तेज कदमों से चलती हुई लैला आसपास के लोगों को नज़रअंदाज करते हुए सीधे जाकर कमिश्नर अखिलेश सिन्हा की कैबिन में जा पहुंची। करीब 55 साल की उम्र के और चेहरे पर कुटिल मुस्कान लिए अखिलेश सिन्हा अपनी कुर्सी पर बैठा था। लैला को देखकर एक पल वो थोड़ा खुश होता हुआ बोला, अरे लैला जी, सौभाग्य हमारा जो आप यहाँ पधारे। आइए आइए बैठिए। मगर लैला कोई भी इधर उधर की बात करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं थी। अखिलेश के सामने बैठते हुए लैला ने एक उतावलेपन के साथ कहा, देखिए, मैं बस इतना जानना चाहती हूँ कि आखिर ये क्या हुआ? अंशुमन को सीधे अरेस्ट क्यों किया गया? ये सुनकर अखिलेश ने थोड़ा हंसते हुए कहा, अरे लैला जी, अब आप भी इस बिजनेस में आ गई हैं तो ये भी समझ लीजिए कि इस तरह के छापे बिना टिप के नहीं पड़ते। हमारी ऑफिस में इस बात की इन्फॉर्मेशन आई थी कि कोई फ्रॉड हुआ है और हमने जाकर धर लिया उन्हें। यह सुनकर लैला थोड़ी सहम सी गई। उसने हल्की झिझक के साथ पूछा, अंशुमन को अरेस्ट करवाने के लिए टिप दी थी किसी ने? मगर ऐसा कौन कर सकता है? क्या आप मुझे बता सकते हैं आपको ये टिप कहाँ से मिली थी? ये सुनकर वही कुटिल मुस्कान अखिलेश के चेहरे पर लौट आई। उसने अपने हाथ मसलते हुए कहा, अब लैला जी, इतनी बड़ी इन्फॉर्मेशन हम ऐसे खैरात में तो बांट नहीं सकते ना, कुछ तो हमें भी चाहिए होगा। ये सुनकर लैला समझ गई थी कि सरकारी दफ्तर में काम कैसे होता है। उसे थोड़ी गंभीर आवाज़ में कहा, कितने पैसे चाहिए आपको? मैं देने को तैयार हूँ। ये सुनकर अखिलेश ने कान पर हाथ लगाते हुए कहा, अरे रे रे, ना ना लैला जी, ना। पैसे तो बहुत है मेरे पास, भगवान की दया से पैसे नहीं चाहिए मुझे। ये सुनकर लैला को कुछ समझ नहीं आया। उसने थोड़ा नासमझी में सर हिलाते हुए कहा, पैसे नहीं तो फिर क्या? ये सुनकर अखिलेश ने हल्की शर्म के साथ कहा, अब लैला जी क्या बताऊं, आपको तो समझ जाना चाहिए, आप जवान हैं, खूबसूरत भी हैं, बस वही खूबसूरती का थोड़ा हिस्सा मुझे भी चाहिए। और अगर आप इस डील के लिए तैयार है तो ना सिर्फ मैं आपको टिप देने वाले का नाम बताऊंगा, बल्कि अंशुमन जी को भी छोड़ दूंगा। अब आप बताइए, क्या आप तैयार हैं? ये सुनकर लैला के चेहरे पर एक खिन्न आ गई। वो बस चुपचाप वहां से उठी और बाहर चली गई। रात के करीब 11 बज रहे थे और लैला बस खिड़की पर बैठे हुए हजारों ख्यालों से अकेली लड़ रही थी। बार बार उसकी आंखों के सामने अखिलेश की वो घिनौनी मुस्कान और उसके वो शब्द कानों में सुनाई दे रहे थे। बस एक रात लैला जी, समझ रही है ना आप? कुछ देर यही सोचते हुए लैला ने सीधे अखिलेश को फ़ोन लगा दिया। फ़ोन उठाते ही लैला ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, ठीक है, आपको जो चाहिए वो मैं देने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर अखिलेश ने थोड़ा हंसते हुए कहा, अरे आज तो आप मुंह फुलाकर दफ्तर से चली गई थी और अब अचानक से मन बदल गया। ये सुनकर लैला ने थोड़ा हारी हुई आवाज़ में कहा, आप जैसे लोग मुझे ज़िंदगी के हर मोड़ पर मिले हैं, जिन्होंने बस मेरा जिस्मानी फ़ायदा उठाना चाहा, लेकिन मुझे अब समझ आया कि अनचाहे अगर जिस्म का सौदा होना ही है तो अच्छा होगा मुझे
इसके बदले में कुछ मिल ही जाए। ये सुनकर अखिलेश ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, आप समझदार हैं लैला जी, और एक बात बता दूं, बहुत आगे जाने वाली हैं आप। ये सुनकर लैला ने फ़ोन रख दिया। मजबूरी इंसान को कहाँ तक ले जा सकती है और क्या क्या करने पर मजबूर कर सकती है, इसकी कीमत लैला चुका रही थी। अगले ही दिन अंशुमन ईओडब्ल्यू की कस्टडी से रिहा हो गया था। अंशुमन जेल से बाहर आया ही था कि उसने देखा कि लैला कार के साथ उसका इंतज़ार कर रही थी। कार में बैठते हुए ही अंशुमन ने एक उलझन भरी आवाज़ में कहा, ये सब तुमने किया कैसे? इस तरह के ऑफेंस में बेल मिलना काफ़ी मुश्किल होता है लैला। ये सुनकर लैला के चेहरे पर एक गलती का भाव आ गया। वो अंशुमन को नहीं बता सकती थी कि इस काम के लिए उसे कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी। उसने उस भाव को चेहरे से झटकते हुए एक मुस्कान के साथ कहा, कॉन्टैक्ट सिर्फ तुम्हारे ही नहीं हैं, अब मुझे भी अच्छे खासे लोग पहचानने लगे हैं जी, और बस उसी खास लोगों में से एक ने तुम्हारी बेल करवाई। इस पर अंशुमन ने थोड़ा सोचते हुए कहा, मगर तुम्हें इन सब में पढ़ने की क्या ज़रूरत थी? कुछ दिनों में अपने आप छोड़ देते ये लोग। मुझे पता है इन लोगों से कैसे। अंशुमन आगे कुछ कह पाता उसके पहले ही लैला ने माहौल को हल्का करते हुए कहा, अंशुमन, तुमने मेरी इतनी हेल्प की है और अब प्रॉब्लम तुम्हारे ऊपर आई थी तो मैं पीछे कैसे हट जाती? इतना सेल्फिश समझा है तुमने मुझे? ये सुनकर अंशुमन ने थोड़ा हंसते हुए कहा, ओके बाबा, सॉरी, लेट्स गो। कस्टडी में कॉफ़ी नहीं मिलती थी एंड आई एम रियली क्रेविंग फॉर सम। लैला इस वक्त अपने घर पर ही थी। पिछले कुछ दिन उसके लिए मानसिक तौर पर बहुत ज़्यादा थका देने वाले हो गए थे। वो बस अपने लिविंग रूम में बैठी हुई टीवी ही देख रही थी कि तभी उसका फ़ोन बजा। देखा तो ये उसकी असिस्टेंट सोनाली का फ़ोन था। उसने फ़ोन उठाते ही कहा, हाँ सोनाली बोलो, क्या हुआ? इतनी रात को फ़ोन क्यों? इस पर सोनाली ने उतावलेपन के साथ कहा, मैम एक गुड न्यूज़ है। डायरेक्टर सौरभ धनानी आपको अपनी अगली फिल्म में कास्ट करना चाहते हैं। उन्होंने अभी मुझे कांटेक्ट किया और बोला कि उन्हें आपकी फिल्म इतनी पसंद आई है कि वो बिना ऑडिशन के ही आपको कास्ट करने के लिए तैयार है, बेशर्त जवाब आपको जल्दी देना होगा। ये सुनकर एक पल को लैला शांत हो गई। सौरभ धनानी इंडस्ट्री का टॉप डायरेक्टर था। इस तरह का मौका जिंदगी में बस एक ही बार आता है। सोनाली फ़ोन पर चिल्लाती रही और लैला ने बस उसी धुन में फ़ोन नीचे रख दिया। लैला की आंखों में आंसू और चेहरे पर मुस्कान थी। अगली सुबह लैला सीधे अंशुमन के घर जा पहुंची। यह खुशखबरी सुनाते हुए अचानक लैला के चेहरे पर एक फिक्र आ गई। लैला के चेहरे के इस भाव को पढ़ते हुए अंशुमन ने थोड़ा सोचते हुए कहा, क्या हुआ? It's good news, right? I mean, सौरभ धनानी यार, तुम खुश क्यों नहीं हो? ये सुनकर लैला ने एक धीमी सी आवाज़ में कहा, पता नहीं, अब मुझे खुश होने में भी डर लगता है। ऐसा लगता है कि मेरी खुशियों को मेरी ही नज़र लग जाती, कुछ ना कुछ गलत हो जाता है मेरे साथ। लैला की ये बात सुनकर अंशुमन ने बात को हवा में उड़ाते हुए कहा, यार हमारी लाइन में खुशी और गम एक साथ ही चलते रहते हैं, हमें बस दोनों को एंजॉय करना चाहिए। और अब खुश हो जाओ, ये टाइम पार्टी करने का है। ये सुनकर लैला के चेहरे पर एक फीकी सी हंसी आ गई, जैसे अंशुमन के भरोसे ही वो इस दुनिया से लड़ने को तैयार थी। मगर कोई और था जो इस बात से दुख के आंसू बहा रहा था। अपने घर की बालकनी में बैठी हुई रीमा के चेहरे पर गम के बादल छाए हुए थे। सामने बैठा हुआ सरताज अपनी बेटी के
उदास चेहरे को देखकर परेशान था। रीमा ने खींच के साथ कहा, पापा पापा अब तो उसे सौरभ धनानी की फिल्म मिल गई है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं ना? ये सुनकर सरताज ने गंभीर आवाज में कहा, अभी उसका वक्त है, उड़ लेने दे उसे। मगर ऐसे परिंदे जितनी ऊंचाई पर उड़ते हैं उतनी ही बुरी तरह जमीन पर गिरते हैं। तुम फिक्र मत करो। ये सुनकर रीमा ने लगभग चीखते हुए कहा, आप हमेशा यही कहते हैं, फिक्र मत करो, फिक्र मत करो। अब भी अगर फिक्र नहीं की तो ये लैला मुझे बहुत पीछे छोड़ देगी। आप जानते हैं ना पापा, टॉप पर सिर्फ एक इंसान की जगह होती है और वो जगह मैं किसी भी कीमत पे उस लैला को नहीं लेने दूंगी। और बस इतना कहकर रीमा तेज कदमों से चलती हुई अंदर चली गई। रीमा की यह बात सरताज को भी समझ आ रही थी। लैला धीरे धीरे इंडस्ट्री को अपना घर बनाती जा रही थी, जो अरोरा खानदान की जागीर थी। आगे क्या होगा जानने के लिए ट्यून इनटू द ऑडियो फिल्म प्रोजेक्ट विद डायरेक्टर विक्रम भट्ट, मंडे टू सैटरडे रात 9 बजे। साथ ही से सुनिए रेड एफएम इंडिया और सभी लीडिंग पॉडकास्ट ऐप्स पर। रेड एफएम पर जाते रहो।